हेलो दोस्तों, फेमस स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से धमाकेदार वाला स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं जो ग्रुप डी के एग्जाम में आपको मोस्ट रिपीटेड जो है, यानी ग्रुप डी के एग्जाम में अधिकतर इससे प्रश्न पूछा है। यह क्लास नाइन्थ सुन लीजिएगा। क्लास नाइन्थ नाइन्थ के एनसीईआरटी से लिया गया है। यह सीरीज एनसीईआरटी से हूबहू है, उसमें से ही नोट्स बनाया गया है। क्लास 4 के आपके पास अगर एनसीईआरटी होगा तो उसका चैप्टर पढ़ते जाइएगा और इससे पूरा मैच उसमें से महत्वपूर्ण जानकारी को निकाला गया है, न कि पूरे किताब को यहाँ पे रखा गया है। तो आप प्लीज पूरा ध्यान लगा के इसको देखिएगा और सेम हूबहू क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, क्योंकि यह हूबहू एनसीईआरटी का नोट्स है जो मैंने प्रिपेयर किया है और उसी को आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इससे पहले बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के अच्छे वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर थोड़ी सी भी मेहनत दिख रही होगी तो प्लीज़ प्लीज़ आप अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बहुत ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है और उसका परिणाम आपके थ्रू से मिलना है मुझको। तो आप प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज को और देखते हैं कितना आप प्यार देते हैं इसको सीरीज को, ताकि इस सीरीज को आगे भी कंटिन्यू किया जा सके। क्योंकि नॉर्मल है कि आप लोग उस पर रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, इसी चलते सीरीज बंद हो जाता है। नहीं तो मुझे कुछ नहीं है, मेरे पास नोट्स है, उसको प्रिपेयर करके मैं पढ़ा सकता हूँ। फिर भी जितना बनता है उतना कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं। चलिए कर परमाणु नाइन्थ क्लास नाइन्थ के 4th नंबर चैप्टर है परमाणु की संरचना। हम लोगों को पढ़ना है परमाणु, तो उसमें पढ़ना है। आप देखिए नोट्स में क्या है, उसमें से कट है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन के जानकारी से पहले गोल्ड स्टीन ने, जब इलेक्ट्रॉन की जानकारी हुई उससे पहले क्या किया, गोल्ड स्टीन ने 1886 में नए विकिरण की खोज की, जिसे कैनाल रे नाम दिया गया। ये किरणें धनावेशित विकिरण थी। अब देखिए कह रहा है इलेक्ट्रॉन की जब खोज हुई उससे पहले ही गोल्ड स्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिसे क्या बोलते हैं हम, केनाल रे के नाम दिया गया। इस विकिरण धनावेशित विकिरण है। याद रखिएगा, आपसे सीधे एग्जाम में पूछेगा कैनाल रे कैसा विकिरण है, तो धनावेशित है। कहता है इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से 200 गुना अधिक होता है। इसका द्रव्यमान जो कैनाल रे थी उसे इलेक्ट्रॉन से 200 गुना अधिक थी। कहता है उनको प्रोटॉन नाम दिया गया। उनको प्रोटॉन नाम दिया गया। यही है, गोल्ड स्टीन ने प्रोटॉन की खोज की, इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की थी। तो वही यही कैनाल रे है जिनको प्रोटॉन नाम दिया गया। आगे बढ़िए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश -1 माना जाता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका द्रव्यमान नगण्य माना जाता है और आवेश माइनस चार्ज वाला होता है। चलिए आगे बढ़िए। जे जे थॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया था। जे जे थॉमसन ऐसे वैज्ञानिक थे जिसने परमाणु का संबंधित पहला मॉडल पेश किया था। अगर आपसे पूछता है पहला तो जे जे थॉमसन लगेगा, इस तरह परमाणु का मॉडल तो आप रदरफोर्ड लगा के आएंगे। तो इसका मॉडल क्रिसमस केक की तरह था। जे जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन की खोज किया था उस समय उस परमाणु के मॉडल को प्रस्तुत किया था, तो एकदम क्रिसमस के केक की तरह था। उदाहरण ये भी है, तरबूजा भी है। उदाहरण तरबूजा भी है, क्योंकि तरबूजा जो मान लीजिए तरबूजा को ऐसे कट अगर करते हैं हम, तो इसमें जो होता है ना दाने दाने ऐसे होते हैं। तो वही इलेक्ट्रॉन मतलब कि जे जे थॉमसन ने बोला कि इनके बीज जो है यह इलेक्ट्रॉन है, इनके बीज जो है यह इलेक्ट्रॉन है, उन्होंने बताया। जे जे थॉमसन का जन्म 1856 से 1914 के बीच में उनका जन्म हुआ। 1856 में मैनचेस्टर सिटी इंग्लैंड में उनका जन्म है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है आपसे जे जे थॉमसन किस देश से संबंधित है। 1906 में इलेक्ट्रॉन के खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। याद रखिएगा, जे जे थॉमसन को 1906 में इलेक्ट्रॉन के खोज के लिए पुरस्कृत किया गया नोबेल में। प्रस्तावित किया, प्रस्तावित क्रिया क्या है, मतलब देखिए किया तो जे जे थॉमसन के, क्योंकि क्या है जो ऑप्शन ऐसा आ रहा है, कथन वाला ऑप्शन आ रहा है, चार चार ऑप्शन दे रहे, उसमें से एलिमिनेट करना होता है। परमाणु धनावेशित है, जे जे थॉमसन ने कहा परमाणु धनावेशित है, गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। वही बीज जो है ना, पूरा मतलब कि बुझिए कि जो लाल वाला रहता है वह धनावेशित है और उसमें जो बीज होता है तरबूज में वह इलेक्ट्रॉन है, वही धंसा हुआ रहता है। कह रहा है ऋणात्मक धनात्मक आवेश परिभाषा में समान है होते हैं। ऋणात्मक धनात्मक आवेश
परिभाषा में समान होते हैं, इसीलिए परमाणु को वैद्युतः उदासीन कहा जाता है। इन्होंने कहा कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिभाषा में परिमाण में लिखा, परिमाण, एक सेकंड कॉपी में देख लेता हूँ। चलिए यहाँ पे गो रहा है, क्या था परिभाषा है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिभाषा में समान होते हैं, इसीलिए परमाणु में वैद्युतः उदासीन होते हैं। परमाणु परिभाषा हमको डाउट लग रहा है, यहाँ पे देख ले, चेक करेंगे फिर एक बार। ये परिमाण होना चाहिए। ऋणात्मक धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसीलिए इसीलिए परमाणु वैद्युतः उदासीन हो, ठीक है। यह परिमाण है। परिमाण यहाँ पे देखिए 100 को ड़ बनाया गया है। ऋणात्मक धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसीलिए परमाणु वैद्युतः उदासीन होते हैं, इन्होंने कहा। इनका एक एक कथन याद है। उसके बाद आता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आता है, इस पे कुछ बता रहे हैं जो कैसे कैसे है। इनके प्रयोग में कुछ अल्फा कण सोने, देखिए ये कह रहे हैं कि ये इन्होंने एक सोना का प्लेट चादर लिया और उस पर इलेक्ट्रॉन की बारिश कराई, ऐसे 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 इलेक्ट्रॉन बरसाए। इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को बरसाया। ये सोने का प्लेट था, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इनके प्रयोग में कुछ अल्फा कण सोने के चादर से सीधे निकल गए। तो यही अल्फा कण क्या हुआ कि ये सोने के चादर से एकदम निकल गए, ठीक है। जैसे यहाँ से निकल के बाहर चले गए। आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 1200, याद रखिएगा ये आपको क्वेश्चन में पूछेगा, प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आया। यही यहाँ से जो आया ना, तो ये देखिए यहाँ से फिर क्या हुआ कि ये ऐसे चला गया, यहाँ पे ये यहीं से रिटर्न भी हो गया। प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण क्या हुआ, वापस रिटर्न हो गया। तो उनको धनात्मक ये बोले, नाभिक उन्हीं को बोला है। नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10 के पावर 5 गुना छोटी होती है। नाभिक की त्रिज्या पूरे परमाणु की त्रिज्या से 10 के पावर 5 गुना छोटी होती है, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे कह रहा है रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें निम्नलिखित लक्षण थे। अब उनके लक्षण के बारे में जान लीजिए। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिससे नाभिक कहा जाता है। जो धनावेशित, जो रिटर्न निकल रहे थे इलेक्ट्रॉन, जो रिटर्न जा रहे थे, वहीं वहां पे पॉजिटिव चार्ज था, धनावेशित था, जिसे उन्होंने नाभिक कहा। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। याद रखिएगा, एक परमाणु का द्रव्यमान, संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। उसमें बात कर रहा है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग से चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। सही बात है, क्योंकि 10 के पावर, अभी तो बोले परमाणु की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10 के पावर 5 कम होता है। यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पे लिखा है ना, नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10 के पावर 5 गुना छोटी होता है। तो ये बात सही है कि नाभिक के आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होते हैं। ये याद रखें, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। क्रिया अब कह रहा है कमियां क्या थी, रदरफोर्ड मॉडल पूछता है जी इनमें कौन सी कमियां थी। तो देखिए, अगर वर्तुलाकार चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए जी ये मान लीजिए परमाणु है, इसके आसपास एक करते 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 एक दिन नाभिक में तो गिर सकता है ना। इनके कहना था, इन्होंने ये सिद्धांत नहीं दिया, इन्होंने कोई इस पे मतलब कि दिया ही नहीं, देखिए इलेक्ट्रॉन बस कह दिया देखिए वर्तुलाकार घूमते हैं, लेकिन इनको नहीं पता था कि यह जाके नाभिक में गिर सकते हैं। तो वही बोल रहा है, अगर वर्तुलाकार चक्र करते हुए इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाए तो परमाणु अस्थिर हो जाएगा, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु अस्थाई होते हैं। इनका ये कथन यहाँ पे ये रॉन्ग साबित हो जाते हैं। तो इन्होंने यही कहा कि इन्होंने जानकारी ही नहीं दिया हमको कि परमाणु जाके गिरते गिरते एक दिन नाभिक में गिर जाएगा, जबकि ये सत्य है, जो गिर जाता तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु अस्थायित्व होते हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए रदरफोर्ड का जन्म 1871 में स्प्रिंग ग्रीव में हुआ था। ग्रीव सर्च कर लिए, कहाँ है हमको नहीं पता है। नोबेल पुरस्कार 2008 में। जे थॉमसन को नोबेल पुरस्कार 1906 में हुआ था। जे थॉमसन को क्या हुआ था, 1906 में उनको नोबेल प्राइज मिला था, और रदरफोर्ड को 1908 में।
अब बोर का परमाणु मॉडल है यही बोर साहब आए तो नाभिक के ये बताए कि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में ही घूमते हैं, वो कभी वापस गिर नहीं सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ये रदरफोर्ड के अनुसार था जो ये अंदर गिर जाएंगे, इनके बारे में कुछ नहीं थे, लेकिन यही वो बंदा है जो सिद्ध किया कि क्या कि इलेक्ट्रॉन वर्तुलाकार ही घूमते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षा कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वह सीमित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिससे नाभिक में वह नहीं गिर सकते हैं और परमाणु का अस्थायित्व तो बना रहेगा। चलिए आगे चलिए। अभी भी थोड़ा सा भी आपको मेहनत दिख रहा है तो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगा तो व्यू बढ़ेगा, व्यू बढ़ेगा तो ज़्यादा हमको भी कंटेंट डालने में ज़्यादा मतलब कि सहूलियत होगा और मैं ज़्यादा मोटिवेट होकर और ज़्यादा कंटेंट पे काम करूँगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि बिना कहे दुनिया सुनती नहीं है, वही हाल है तो कहना पड़ता है, क्योंकि अभी नया चैनल है तो कहना पड़ता है। चलिए आप लोग समझदार है, कर दीजिएगा। जब इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उसकी ऊर्जा विकिरण नहीं होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब एक ही कक्षा में चक्कर लगाएगा तो उससे ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। अब सुनिए आगे मिलेगा आपको जो कि इस कक्षा से इस कक्षा में जाते हैं तो ऊर्जा का ह्रास होता है, कुछ एनर्जी लेती है। इनके कक्षाओं का ऊर्जा स्तर के एल एम एन, तब याद रखिए बोर ने ही ऊर्जा कक्षा के ऊर्जा स्तर को के एल एम एन में बांटा। इन्होंने ही क्या किया, परमाणु अस्थायित्व दर्शाया कि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में घूमते हैं। बोर का जन्म हुआ था 1985 में कोपेनहेगन में, बोर का जन्म हुआ था। 1922 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किए गए थे बोर। बोर के बुक याद रखिएगा, पूछता है द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड स्पेक्ट्रम एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूट है। द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रम होना चाहिए, स्पेक्ट्रम एंड द एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, एटॉमिक थ्योरी। और एक बुक था एटॉमिक थ्योरी, उनका बुक था किनका, बोर जी का, द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। यह बुक किनका था, बोर जी का था, द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, एटॉमिक थ्योरी ऐसे करके था। चलिए 1932 में चैडविक ने एक और अपरमाणु कण की खोज निकाला जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। इसका नाम न्यूट्रॉन दिया गया। तो आपको मिल गया जवाब। जो कि 1932 में चैडविक साहब ने क्या खोजा था, इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, याद रखना है आपको। यह हाइड्रोजन को छोड़कर सभी के नाभिक हैं। कैसे, तो हाइड्रोजन H1 इसमें नहीं होता है, उसके बाद दोनों में होता है, तो इसीलिए बोला कि यह हाइड्रोजन को छोड़कर सभी के नाभिक में मौजूद होते हैं न्यूट्रॉन। आगे चलिए। परमाणुओं के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोर-बरी ने कुछ नियम दिया, जिसे बोर-बरी स्कीम कहते हैं। 2n, अभी तक आपको नहीं पता होगा, 2n स्क्वायर जो फॉर्मूला दिया था बोर साहब ने दिया था, बोर ब्यूरी जिसे मॉडल बोला जाता है, और यही बोर ब्यूरी ने 2n स्क्वायर में दिया था। जैसे कि एल में 8 होता है, एम में 18 होता है, एन में 32 होता है। यह किसने बताया, तो बोर साहब ने बताया। बाहरी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, यह भी उनका ही सिद्धांत था, बोर साहब का। साफ हूबहू आपके एग्जाम में लड़ रहा है, आ रहा है इससे क्वेश्चन, इसीलिए यह टॉपिक मैंने चूज किया। एक से भी स्टार्ट करता है, लेकिन जो टॉपिक मेन है, एग्जाम नजदीक है सबका, उसी को कवर कराया जा रहा है। कर कक्षा के अनुसार भरी जाती है। इसमें जो होता है ना, कक्षा के पहले कक्षा को भरना है, फिर उसके बाद वाले कक्षा को भरना है, ऐसे वाला जो होता है, यह इन्हीं का दिया था बोर-बरी ने। कहा था नोट, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/2000वां गुणा होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1000वां गुणा होता है। चलिए यहाँ पे आइए। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण भिन्न होता है। आपसे पूछा जाएगा समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण भिन्न होता है, तो आपसे पूछ देगा कि दो ऑप्शन दे देगा, आप चक्कर खा जाइएगा। तो सुनिए, रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, समस्थानिक पढ़ रहे हैं, तो रासायनिक गुण समान होगा और भौतिक गुण भिन्न हो जाएगा। चलिए, प्रकृति में क्लोरीन 2 समस्थानिकों के रूपों में पाया जाता है, जिसका द्रव्यमान 35U और 37U जो 3:1 के अनुपात में होता है। याद रखिएगा, जो प्राकृतिक में क्लोरीन 2 रूपों में पाया जाता है, जिसका पहला द्रव्यमान 35U होता है, जबकि दूसरा द्रव्यमान 37U होता है, जो 3:1 के अनुपात में होते हैं। चलिए आगे बढ़िए।
किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व के विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। यह सिद्धांत पता है क्या है? ये कहता है किसी तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान उस तत्व के विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान। यह न्यूमेरिकल में पूछा जाता है बात। दरअसल ये न्यूमेरिकल यहाँ पे एक तो न्यूमेरिकल होगा, यही वाला है। अगर ब्रोमीन को दो समझते, इसका दरअसल हम नहीं लिए हैं न्यूमेरिकल ये वाला, एक ही क्वेश्चन पूछा था ग्रुप डी में, हम करा देंगे बाद में हो सके तो। चलिए, कुछ समस्थानिक जिनका उपयोग, जैसे यूरेनियम एक समस्थानिक है जिसका उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। उसके बाद से कैंसर के उपचार में कोबाल्ट का समस्थानिक का उपयोग करते हैं। घेंगा रोग के इलाज में हम आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग करते हैं। उसके बाद संभारिक इन तत्वों के न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है, इसके तत्वों के द्रव्यमान समान होते हैं। न्यूक्लियन संभारिक में याद रखिएगा, न्यूक्लियन की संख्या समान होती है, एनसीईआरटी में लिखा है, और इसके तत्व द्रव्यमानों की संख्या समान होती है। चलिए, यहाँ तक खत्म हो गया आपका परमाणु संरचना। बस इतना, आप बुक लेके बैठिएगा पढ़ने तो बहुत ज़्यादा समय खाएगा। आप इतना करके जाइए, मैं भी इतना ही करके गया था, ज़्यादा नहीं कर गया था, और यही पूछ रहा है आपके एग्जाम में। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।